नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में अलग अलग मुद्दे हावी हैं। दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं जो अपने विकास कार्य को मुद्दा बना रही हैं, कई बड़े बड़े वादे कर रही हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार के नाकामियों को गिना रही है और वादे करने में भी पीछे नहीं है। तो आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। आइए नजर डालते हैं कि दोनों राज्यों के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी हैं और राजनीतिक दल क्या रणनीति अपना रहे हैं। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रचार थमने के साथ मतदाताओं को घर घर जनसंपर्क के जरिए मनाने लुभाने का सिलसिला तेज हो गया है। हिमाचल में 49% लोगों के मुताबिक सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। उसके बाद स्थानीय मुद्दे चुनाव पर हावी हैं। दोनों ही मुद्दों में सत्तारूढ़ बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर है। हालांकि अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण देने की बात कही है। पिछली बार महिलाओं के वोट की वजह से हिमाचल में बीजेपी सत्ता में आई थी, इसलिए स्त्री शक्ति के लिए 11 संकल्पों की बात कही गई है। शगुन योजना की राशि बढ़ाने, स्कूल और कॉलेज की बच्चियों को साइकिल और स्कूटी देने, गरीब महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने जैसी रेवड़ियां बांटी हैं। वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर भी ध्रुवीकरण के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान किया गया है। तो युवाओं का साथ पाने के लिए 8 लाख नौकरियां देने का भी वादा है। उसको भरा जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स को भरा जाएगा। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप सीरियसनेस को समझिए। पॉलिटिकल पार्टी की छोटी से शब्दों के से सीरियसनेस समझ में आती है। कांग्रेस हमेशा कहती है वी विल गिव यू गवर्नमेंट जॉब्स। उनको आज दिन तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कोई कैबिनेट का नोट ही नहीं आता जो गवर्नमेंट जॉब्स देता है। इतने साल राज कर गए, क्या समझ में आया उनको? बीजेपी ने छोटे किसानों को 3,000 रुपए अन्नदाता निधि से देने का वादा किया है, लेकिन इन वादों को नाकाफी समझा जा रहा है। वहीं रोजगार के वादे पर कितना भरोसा कर पाएंगे मतदाता, ये कहना मुश्किल है। सच्चाई तो ये है कि जयराम सरकार के कामकाज से जनता की नाराजगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से कम करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने अपनी आखिरी रैली में कहा कि अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुझे काम नहीं करने देंगे। आज भाजपा की पहचान सुशासन से है, गरीब के कल्याण वाली नीतियों से है। भाजपा वही बातें कहती है जो कर सकती है और जो कहती है उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति खपा देती है। वहीं कई राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के भरोसे चल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि राज्य की सत्ता में बीजेपी के रहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के स्टार प्रचारकों को कांग्रेस पर हमला बोलना पड़ रहा है। हिमाचल में तो बीजेपी का आधे से ज्यादा चुनाव प्रचार कांग्रेस के विरोध में रहा। वहीं हिमाचल में कांग्रेस चुनावी वादों में बाजी मारती दिख रही है। कांग्रेस ने 10 गारंटियों के साथ अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन स्कीम का है, जिससे राज्य में कम से कम 1.25 लाख लोग प्रभावित हैं। अगर 5 लोगों के एक परिवार के लिहाज से देखा जाए तो हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 से 3 हजार लोग चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं। कांग्रेस ने सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया है। हम समझते हैं, इसीलिए हम हर घर लक्ष्मी योजना बनाना चाहते हैं, जिससे 1500 रुपए प्रति माह आपको मिलेंगे, आपके खाते में जाएंगे। कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख नौकरियों के ऐलान की बात भी कही है। वहीं हिमाचल प्रदेश से 4 लाख युवा हर साल सेना में भर्ती होते रहे हैं। ऐसे में अग्निवीर योजना रद्द करने का ऐलान भी कांग्रेस ने किया है। आम आदमी पार्टी की चुनाव में मौजूदगी की वजह से 300 यूनिट बिजली और हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोलने जैसे वादे भी कांग्रेस को करने पड़े हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की स्टार्टअप निधि जैसे वादे अपने प्रतिज्ञा पत्र में किए हैं। महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह भी कांग्रेस का लुभावना मुद्दा है। तो किसानों के लिए भी कई वादे किए गए हैं। कहा गया है कि बागवान फलों की कीमत तय की जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अचानक हिमाचल का मोर्चा कमजोर छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी ने 6 गारंटी दी हैं, जिसमें बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए हर महीना बेरोजगारी भत्ता,
5 साल में 6 लाख सरकारी नौकरी, हर ग्राम पंचायत को 5 साल में 10 लाख रुपए दिए, पंचायत अध्यक्षों का 10,000 रुपए महीना वेतन, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसी गारंटी शामिल है। उधर गुजरात में भी 33% लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, तो राज्य सरकार के कामकाज को 22% लोग बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। जाहिर है कि यहाँ भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर मुद्दों पर चुनाव होगा तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र अभी जारी नहीं किया है, लेकिन मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए 1 करोड़ लोगों की राय लेने की योजना जरूर बनाई है। फिलहाल बीजेपी का प्लान गुजरात मॉडल पर चुनाव जीतने का है, यानी एक बार फिर पीएम मोदी का ये गुजरात मैंने बनाया है का बयान चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। हालांकि जानकारों के मुताबिक पीएम मोदी पिछले 2 साल से गुजरात की चुनावी तैयारियों में जुटे हैं और पिछले 1 साल से लगातार हर महीने राज्य का दौरा कर विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस चुनावी मुद्दों को लेकर गुजरात में सबसे आगे है। कांग्रेस मोरबी पुल हादसे और बिल्किस बानो के बलात्कारियों का मुद्दा उठा रही है। हालांकि बिल्किस बानो के मुद्दे पर बीजेपी को हिंदू मतदाताओं को प्रभावित न होने की उम्मीद है, तो मोरबी हादसे को भुलाने के लिए लोगों को बचाने वाले कांतिलाल को भी टिकट देकर आपदा को अवसर बनाने की कोशिश की गई है। वहीं कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 10 लाख नौकरियां, 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ करने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा गुजरात में भी किया है, तो 3000 अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोलने का भी ऐलान है। लेकिन ये भी सच है कि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को भी दोनों राज्यों में मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए आम आदमी पार्टी की मौजूदगी मुश्किलें बढ़ा रही है। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर मुफ्त बिजली, बेरोजगार युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां और यहां तक कि युवाओं को नौकरी न मिलने तक 3000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया है। अरविंद केजरीवाल की अपनी खास प्रचार शैली सबको लुभा रही है। हालांकि मुद्दों पर चुनाव होते तो देश विकास के मामले में कहीं आगे खड़ा होता, लेकिन गुजरात में बीजेपी हर बार गुजराती अस्मिता का कार्ड, साथ ही अपने को दूसरे राजनीतिक दलों का सताया हुआ बताकर सहानुभूति वोट पाती रही है। साथ ही प्रचार के आखिरी दौर में जो सियासी दल अपनी हवा बांधने में कामयाब हो जाता है, स्विंग वोटर उसी तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसे में दोनों राज्यों में चुनाव जनता के मुद्दों पर होते हैं या भावनात्मक मुद्दों पर, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो 68 सीटें, 12 नवंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर का इंतजार होगा हर किसी को। लेकिन धड़कनें अब सबकी बढ़नी शुरू हो गई हैं। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। इस पूरे परिदृश्य को समझने की कोशिश करेंगे। लोक लुभावन वादे हर कोई करते हैं और सबने कर लिए। अब जितने वादे करने थे कर लिए। जिसने जितना काम किया होगा उसको उस हिसाब से रिजल्ट, उसका परिणाम सामने आएगा। 4 खास मेहमान हैं। वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। संगीता शर्मा, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगी, प्रवक्ता हैं आप। और प्रोफेसर नीरज जैन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले वैभव जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर आप आगे जा रहे हैं या फिर वहां के सीएम की छवि को लेकर या अपने काम को लेकर? देखिए, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे नेता हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि वो अपनी रैली में जाते हैं तो इतना परेशान क्यों होते हैं लोग जब उनकी भीड़ इकट्ठी होती है। वो पॉपुलर चेहरा है, बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो रैली करते हैं। इसमें क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर? तो किसकी छवि जाए? अरे भाई, पार्टी अपने लोगों से जानी जाती है। लोग हैं तो पार्टी है। आज सारे नेता मिलके ही तो पार्टी बनाते हैं। आप एंकर नहीं होंगे तो कल को और आएगा। सर, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हमने तो सिर्फ ये पूछा आपसे, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल था कि आप पीएम के चेहरे को लेकर जाएंगे, सीएम के चेहरे को लेकर जाएंगे या काम को लेकर जाएंगे? बहुत सीधा सा सवाल था हमारा। हमारे नेता की टीम है पूरी, उन टीम को लेके जाएंगे, बात खत्म है ना। इतना आसान सवाल है, इतना डिफिकल्ट क्या है इसके अंदर समझना?
वो मुझे लगा आपको डिफिकल्ट थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए आप गुस्सा हो गए ना, नाराज। मेरे को डिफिकल्ट नहीं लग रहा। मेरी ये छठी डिबेट है सुबह से। मेरे को डिबेट नहीं, मुझे को बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लग रहा। मैं ये पूछता हूँ कि अगर कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई नेता नहीं है, भाजपा में तो घने ही नेता भरे। मैं भी नेतागिरी करता हूँ, नरेंद्र भाई भी करते हैं, अमित भाई भी करते हैं, हमारे भाजपा के छुटपैया नेता भी नेतागिरी करते हैं। तो आप आए दिन तो खबर चलाते हो कि फला जिले में यूपी के फला छुटपैये नेता ने जाके फला दंगा कर दिया। तो ऊपर से नीचे तक नेतागिरी कर रहे हैं। हमारी पार्टी में तो नेता ही नेता भरे हुए हैं। अन्य पार्टियों में तो दूसरी पार्टियों के हैं या आपकी अपनी पार्टी के ही हैं? हाँ, आपकी पार्टी तो बहुत रिच है इस समय नेताओं से, दूसरी पार्टियों के भी नेता आपकी पार्टी में हैं। करेक्ट, सभी नेता ही भर रखे हमने। तो जनता की सेवा कौन करेगा? प्रधान सेवक जनता की सेवा करता है और फिर रैली करता है, तो वो भी तो नेता तो है ना अल्टीमेटली। तो बस सवाल हमारा यही था कि मतलब क्या होगा, विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे या मतलब वहाँ कुछ विकास कुछ काम तो करवाई होगा ना। 14 महिलाओं को टिकट दिए हैं, सामने वाले किसी अन्य दल ने कैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया है देख लेते हैं ना। वो तो हिंदू मुस्लिम में घुस जाएंगे अभी 2 मिनट में कि हमने तो 10 मुस्लिमों को टिकट दिए भी हैं, तभी नहीं दिए। आपने कितनी महिलाओं को दे दी टिकट? नहीं, हमें देने ही नहीं थे, नहीं दिए। ओपन है तो क्या दिक्कत है? मैं डिसाइड करूंगा ना मेरी पार्टी में। जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट दिया उनको आपने ज्यादा टिकटें ही नहीं दी। मेरी अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है मेरी पार्टी की। डिसाइड तो मैं करूंगा मेरी पार्टी में कि किसको टिकट मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधित्व किसको करना चाहिए। किसी के बोलने से, जनता के प्रेशर बनाने से नहीं करूंगा मैं भाई। नहीं, जनता के प्रेशर नहीं, लेकिन सवाल तो होते ही कि जिन्होंने आपको वोट दिया उनको तो कहीं टिकट ही नहीं मिला, या भरोसा नहीं महिलाओं पर कि वहाँ उतना हावी नहीं हो पाएंगी महिलाएं। वो पुराना गाना तो था ना, बोलने वाले बोलते रहेंगे, इसमें क्या हो गया। वो एक कहावत है ना, जब राजा सड़क पे निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो पूछते हैं। अच्छा, तो क्या हो गया? तो सवाल पूछने में नाराजगी कैसी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, मैं तो मस्त हूँ, तो जवाब दे रहा हूँ सीधा। तो काम पर ही वोट मांगेंगे ना? बोल रहा हूँ मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा, काम पर वोट मांगेंगे, किस चीज पर वोट मांगेंगे? आप समझे बात, आजकल इलेक्शन माहौल है, मेरे को नेतागिरी करनी है। अच्छा, मैं नेता बन के बोल रहा हूँ। आजकल नेता अभिनेता भी हो गए ना, चक्कर ये है। हाँ, तभी तो वो भी थोड़ा सा थिएट्रिक्स तो कर ही रहा हूँ मैं। हिल के बात कर रहा हूँ, बाल एकदम चमके हुए हैं, स्मार्ट। आप देखो, जैकेट नहीं पहनी हुई मैंने, एकदम टी शर्ट में बैठा हूँ। युवा नेता हूँ, पार्टी का युवा चेहरा हूँ। हाँ, खैर सियासी गर्माहट तो बीजेपी के लिए इतनी है कि आप आराम से बैठ सकते हैं। खैर, ये हमने जो सवाल किया, आपका जवाब था बेहतरीन जवाब। अभी तो बहुत सारे सवाल जवाब का सिलसिला है, पूरा वक्त है हमारे पास। 1 घंटा भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कांग्रेस की तरफ हम अपना बढ़ते हैं आगे। अभिमन्यु त्यागी जी, गर्माहट बहुत है और जोर शोर से सियासत भी हो रही है। हो सकता है शायद नाराजगी हो, कहीं पर थोड़ा सा ऊंच नीच या कम ज्यादा लग रहा हो, इसलिए नाराजगी नजर आ रही है। आप किस आधार पर बढ़ेंगे? हिमाचल गुजरात दोनों सामने हैं। पहला तो हिमाचल में ही आपको साबित करना होगा, उसके बाद गुजरात की जनता देखेगी कि आपका रिजल्ट हिमाचल में क्या रहा। सिर्फ प्रियंका गांधी। रविंद्र सिंह जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, वो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा उस पर चुनाव लड़ती है। वहाँ 68 सीटें हैं, 68 सीटों में 22 जो सीटें हैं वहाँ सेब के बागानों का मामला है। किस तरह से इनकी सरकार में सेब किसानों को परेशान किया गया, मजबूरी में 25 रुपए किलो का सेब उनको बेचना पड़ा। वो सब सेब किसान उसका जरूर इन्हें सबक सिखाने जा रहे हैं। 4000 नौजवान फौज में भर्ती होते थे, अग्निवीर में सिर्फ 300 भर्ती होंगे। जो कैंटीन की सुविधा थी उसमें कटौती कर दी इन लोगों ने फौजियों के लिए। चारों तरफ से इन्होंने मार मारी, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार, टूटी सड़कें, वो सब इनका रिजल्ट है। लगभग 1.5 से 2 दर्जन मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री भाजपा के बागी होके, कृपाल परमार जैसे लोग मैनिफेस्टो पढ़ लिया आपने? जी ने कौन बुलाया जी? अब मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ लिया आपने? देखिए, मैनिफेस्टो तो भाजपा का जो मैनिफेस्टो है उसको अगर ये जुमला ना कहे बाद में, ये तो 15 लाख को भी जुमला नहीं, वो क्यों जुमला करेंगे, वो तो काम कर रहे हैं ना। ये उन्होंने तो फ्री सिलेंडर देने की बात की थी, भले ही उसके दाम बढ़ा दिए, लेकिन फ्री सिलेंडर देने की तो बात कही थी, इसमें कोई शक नहीं। दाम भले ही बढ़ा दिए, उन्होंने तो कहा था कि रुपया जो है बहुत हाई पहुंच जाएगा, भले ही लो पहुंच रहा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बात तो लेकिन कही ना उन्होंने। 65,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियों की रिक्तियां खाली पड़ी हुई हैं, इन्होंने भर्ती नहीं करी, पलायन करना पड़ रहा है नौजवानों को मजबूरी में। कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई वहां पर हिमाचल में। बाकी इनके चुनाव में कैसी बातें कह रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट आए थे, वो गुजरात में लेके गए,
आप कह रहे हैं कि काम नहीं मिल रहा लोगों को? कुछ 4 लोगों को ले जाते हैं गुजरात के लोगों को वहां पर, लेकिन वहां के लोगों को तो रोजगार नहीं मिल रहा ना हिमाचल। अरे महाराष्ट्र के लोग जा रहे हैं भाई, महाराष्ट्र के विधायक नेता वहां जा रहे हैं, उनकी पार्टी भी शामिल हो रहे हैं, आपकी पार्टी तोड़कर जा रहे हैं, तो आपको तो कोई पसंद, आपको आपके अपने लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। चुनाव लड़ते हैं, देखिए हमसे बात हिमाचल गुजरात की इस तरह हो तो इनके एक्स सीएम विजय रूपानी जी, एक्स डिप्टी सीएम नितिन पटेल जी, वो देखो चुनाव मैदान से खुद ने इनकार कर दिया कि हम लड़ेंगे नहीं चुनाव। इनको पता लग रहा है मोरबी पुल हादसा ने इनकी कलाई खोल दी भ्रष्टाचार की। लेकिन हिमाचल में भी तो चोट पहुंच गई ना आपको। लाख रुपए खर्च करे, आप देखिए किस तरह से पीएम जो वहां घायल लोग थे उनसे मिलने जा रहे थे तो नई सड़क बनी, अस्पताल दोबारा से रेनोवेट हुआ। यही तो गुजरात मॉडल है असली, जो कलाई खोल रहा है शिक्षा। अब देखो दिक्कत पता है क्या अभिमन्यु जी, सवाल ये है कि हमने आपसे ये पूछा कि आप किस मुद्दे के साथ जाएंगे। हम तो मुद्दों के साथ जा रहे हैं ना, जनता से जुड़े जो कांग्रेस ने पुराना जो रिपोर्ट कार्ड उसको ही आधार पर जाए कि भाई हमने ये काम करवा दिए थे। हम फ्री देने की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पे बात कर रहे हैं। 1500 रुपए पर महीना हम देने की बात कर रहे हैं, हम तो जनता को देने की बात करते हैं, चंद पूंजीपतियों की बात नहीं करते। तो उससे पहले क्या मतलब विधायकों को देते रहे क्या? जनता को देने की बात की जाती है, जनता को तो देने की बात होगी, जो चंद पूंजीपतियों को तो नहीं देने की बात होगी। वो तो प्रधानमंत्री जी साफ कह चुके हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां ना बांटी जाए। आपने सवाल कर दिया, मुझसे थोड़ा जवाब ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूं कि मुफ्त रेवड़ियां बांटने की बात कही, वो ज्यादा जो पूंजीपति है, बहुत सारे जो देश भर से भागे हैं उसमें ज्यादातर गुजरात के हैं। क्या वो भगोड़ा गुजरात मॉडल भी है जो लोगों के लाखों करोड़ रुपए आम जनता के लेकर भाग गया? ठीक। और आदरणीय मोदी जी खुले मन से वाहवाही करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता हूं मैं। क्या ये है गुजरात मॉडल? क्या ये है मोदी जी का मॉडल कि देश के चंद पूंजीपतियों को आप लाभ दोगे, लाखों करोड़ रुपए की लाभ कर दोगे? ये गुजरात मॉडल है? मैं तो ये भी कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि दो की लड़ाई के बीच में तीसरा फायदा ले जाए। अभिमन्यु जी, संगीता जी से हम ले लेते हैं सवाल। आम आदमी पार्टी जो है चैलेंज दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी दे रही है, आईना दिखा रही है, और कांग्रेस को भी आईना दिखा रही है। संगीता शर्मा जी, हिमाचल करीब है, लेकिन हिमाचल ठीक है। अभिमन्यु जी संगीता जी से सवाल कर रहे हैं, अभिमन्यु जी ब्रेक पे जाना है, संगीता जी से सवाल कर रहे हैं। संगीता जी, हिमाचल करीब है, गुजरात अभी दूर है थोड़ा सा, तो हिमाचल से तय हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी को कितना महत्व देती है जनता। इतना हल्के क्यों पड़ गए हिमाचल में आप लोग? देखिए रविंद्र जी, हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं और हर राज्य में चुनाव के अलग अलग अपने स्थानीय मुद्दे हैं। तो हिमाचल में किस तरह की परिस्थिति होगी और वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे होंगे उनका फर्क गुजरात में उतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गुजरात की अपनी समस्याएं और अपने मुद्दे हैं और हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है। तो हिमाचल में भी हम ठंडे नहीं हुए हैं, हमारा प्रचार प्रसार और जितना हम गुजरात में मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत हम हिमाचल प्रदेश में भी कर रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता जनार्दन होती है। तो हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर से मेहनत करती है, चुनाव जीतने का प्रयास करती है, और कौन कितना उस पर खरा उतर पाता है ये बाद में जनता का निर्णय होता है। और हिमाचल प्रदेश हो चाहे गुजरात, आम आदमी पार्टी हमेशा जनता से जुड़े ही मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, और वही मुद्दे लेकर के वो हर राज्य में जाती है। हमने पंजाब में गए और पंजाब का चुनाव जीता, हमने उन्हीं मुद्दों पर चुनाव जीता, और अब हम हिमाचल और गुजरात में भी जा रहे हैं। और गुजरात में देखिए बीजेपी की 27 साल से सरकार है, तो अगर बीजेपी ने वहाँ काम किया है, वहाँ गुजरात में एक विकास का मॉडल दिया है, तो बीजेपी को बिल्कुल भी तो नुकसान किसको पहुंचाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे आप? देखिए, नुकसान किसी को नहीं पहुंचाएंगे, हम तो जनता के हित के लिए गए हैं। नहीं तो एक का फायदा दूसरे को तो नुकसान होता ही है ना राजनीति में। किसकी सीटें काटेंगे? हम किसी को नुकसान पहुंचाने वहां नहीं गए हैं, हम जनता के बीच जनता के लिए चुनाव लड़ने के लिए गए हैं कि हम जब चुनाव जीत करके आए तो जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर काम कर सके और वहाँ की जनता को विकास का एक मॉडल दे सके। ठीक, हम गुजरात में इसलिए चुनाव लड़ने गए। प्रोफेसर नीरज जैन जी, तीनों वक्ताओं को आपने सुना है ना। कुछ खट्टे मीठे अनुभव तो होते ही हैं जब डिबेट होती है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं गर्माहट तो जारी है, और अब लग रहा है कि हाँ भाई हिमाचल बहुत जबरदस्त तरीके से। वैभव जी थोड़ा अंगड़ाई भी ले रहे हैं, आगे बहुत सारी चीजें उनसे पूछने वाले हैं। मैं तो योगा भी कर रहा हूँ भाई साहब। हाँ वैभव भाई थक गए लग रहा है। नीरज जैन जी, क्या लग रहा है बीजेपी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है, सारे के सारे नेता वहां लग गए, लेकिन वहां सिर्फ प्रियंका गांधी नजर आ रहे हैं। अभी अशोक गहलोत जरूर बाद में गए।
रवीन जी, हम हिमाचल, हम गुजरात पे चर्चा कर रहे हैं, तुम गुजरात की बात करते हैं। पहले हिमाचल की कर लेते हैं, फिर गुजरात पे जाते हैं। हिमाचल में अब क्या चर्चा करेंगे? इस वक्त तो सारी चीजें खत्म होंगी, सारा प्रचार खत्म हो गया, डोर टू डोर कैंपेन भर का है और वोटिंग होनी। वह चुनाव चर्चा इसलिए पूछ रहे हैं सर क्योंकि जो हम भी जान रहे हैं जिन मुद्दों को उछाला गया ना सर, देखिए निराशा हताशा के खिलाफ चुनाव है हिमाचल का, इसमें कोई दो राय नहीं। तो किसके लिए निराशा, किसके लिए हताशा, बता दीजिए। अब इसको मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि देखिए शिक्षक हूँ बुनियादी तौर पे और सभी लोग मेरे बहुत प्रिय हैं, पिछली बार मैं बैठ चुका हूँ सबके साथ। देखिए निराशा हताशा तो जानिए 5 साल सरकार रहने के बाद वहाँ कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, ये सत्य सत्य है, ठीक है, सही बात। दूसरी चीज, ये जो पुरानी पेंशन वाला जो कांग्रेस ने डाला है, ये निश्चित तौर पर पूरा यू टर्न लेकर के बहुत अच्छा परिणाम देगा, ठीक है। ये मेरा हिमाचल पे अपना निजी व्यू है हिमाचल। और बेरोजगारी मुद्दा होगी? हाँ, बेरोजगारी तो अहम मुद्दा है, बेरोजगारी वहाँ मुद्दा तो होगी, लेकिन आप देखिए गुजरात में भी बहुत अच्छी इसकी वो होगी, भूमिका होगी। देखिए बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन इस वक्त, और जैसा अभी हमारी साथी शर्मा जी ने कहा, संगीता जी ने, ये जाते हैं कि जो हम जो है बिजली पानी और उस पर जाते हैं, मुझे वाकई तो होने चाहिए। लेकिन समझ में एक चीज नहीं आता है, इसको कोई भी प्रवक्ता किसी भी राजनीतिक दल का अन्यथा न ले। एक सवाल है, जब आपने विकास किया है राज्य में, आप इतने वर्षों से राज्य में बैठे हैं, तो फिर आप क्यों प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के आ रहे हैं? आज तक भारतवर्ष के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री किसी भी राज्य विधानसभा के चुनाव में नहीं गया। आखिर आपने कुछ नहीं किया, विजय रूपाणी जी ने क्या किया? एक काम आप लोग जो कर रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। 192 करोड़ रुपए का एक जहाज मुख्यमंत्री और वीवीआईपी के लिए वहां खरीद लिया गया। मोरबी का इतना बड़ा हादसा हो गया। हम ये तो खैर इसको तो दुर्भाग्य ही कहेंगे, हादसा कहेंगे, इसको हम पॉलिटिकल शेप नहीं देना चाहेंगे। लेकिन आप बताइए, आखिर आपने इतना क्या विकास ही नहीं किया कि आपको जरूरत पड़ गई कि जेपी नड्डा जी से लेकर प्रधानमंत्री तक आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्या आपका राज्य वो चलाएंगे या राज्य का मुख्यमंत्री चलाएगा? भाई विधायक दल का नेता चुनता, उससे मुख्यमंत्री बनता है। आप 5 साल काम ही नहीं किए। अभी मैं जेपी नड्डा जी का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि हम जो है इतने काम करेंगे, हम इतने करेंगे, हम इतने जॉब देंगे। 8 लाख करीब जॉब की बात करी, अभी तक मुश्किल से 20 मिनट पहले का है। हमारी समझ में ये नहीं आता है कि आप 6-7 इतने सालों में क्यों नहीं जॉब दे पाए, 8 लाख ही क्यों देंगे? नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, उसी आधार पर तो जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। देखिए रवीन जी, अगर आप काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि काम कर रहे हैं तो आपके घर में कोई भी नहीं आना चाहिए प्रधानमंत्री का। क्यों नहीं आप अपने मुख्यमंत्री को लेके जा रहे? क्यों नहीं मुख्यमंत्री सब काम कर रहा? मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? विकास आपका कहने का मतलब है इससे पहले कभी भी किसी राज्य में पीएम नहीं गए हैं किसी भी दल के? अगर कोई नेता पीएम बने हैं तो वो गए नहीं जाते थे। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री वैभव जी के नहीं है, त्यागी जी के नहीं है, संगीता जी के नहीं है, मेरे प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। ठीक है, यानी लोकल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, लोकल मुद्दों की बात होनी चाहिए। कांग्रेस भी जो है राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रही है। असल में लोकल मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा? हम सिर्फ अपने मन की बात क्यों कर रहे हैं, जनता के मन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमें समझना होगा। और हमने तो सीधी सीधी बात कही कि अगर मुद्दे होते या मुद्दों पर चुनाव होते तो निश्चित तौर पर देश आज बहुत आगे होता है। कई सारी बातें हैं, जैसा कि अभी कह रहे थे नीरज जैन जी, उनका साफ कहना है कि भाई पीएम के चेहरों को आप हर जगह ले जाते हैं, क्या आपके जो अपने सीएम हैं या वहां के नेता काम नहीं करते हैं क्या? एक सवाल खड़ा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्षी दल अक्सर निशाना साधते हैं कि भाई क्या आपके लोगों ने काम किया? कम से कम बताएं तो, काम तो बताएं। देखिए ऐसा है कि काम तो जनता के बीच बताएंगे। अपन टीवी पे जनार्दन तो है नहीं कोई, ठीक है, जनता डिसाइड करेगी। तो ये अच्छी बात आपने बताई कि हम जो है भले ही एक टीवी एंकर के तौर पर बैठे हैं, लेकिन हम जनता है नहीं। नीरज जैन जी अगर वहां बैठे हैं एक्सपर्ट के तौर पर, तो वो जनता है नहीं। आप तो खास जनता है ना। खास क्या होता है? खास है ना, आप तो आम आदमी नहीं है ना। आम आदमी 50 लाख की गाड़ी में घूमता है। आम आदमी पार्टी जिसके राजनीतिक दल का जन्म ही एंटी करप्शन में हुआ हो, तो ये आपने सर्टिफिकेट ले लिया है कि आप किसको खास बना देंगे, किसको आम बना देंगे? वो अरे वो सर्टिफिकेट की बात नहीं, तो आप ही दे रहे हैं ना। ये तो सच्चाई है ना। बट कोई बात नहीं,
तो ऐसा है कि जनता के बीच में जो काम किया है वो तो जनता के बीच में रखा हुआ है ऑलरेडी। आप अगर ये चाहें कि मैं एक टेप रिकॉर्डर की तरह उसको वो करता रहूं तो नहीं, जरूरी नहीं है। आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उठा के देख लो, पूरे दिन रात तो छप रहा है पिछले 1 महीने से, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हम ऐड मतलब काम नहीं भी ना पाएंगे, न्यूज आइटम छप रहा है, तो कोई इसमें राय नहीं। अब अपन थोड़ा डिबेट करें, अपन काय को ये सब रिपीट एक रिकॉर्डिंग की तरह रिपीट करके अपन टाइम वेस्ट करें, अपन थोड़ी बेटर डिबेट करते हैं। प्रोफेसर नीरज जैन ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। मतलब वो कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे और आपके प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे नहीं है, आपके भी नहीं है, नीरज जी के तो है ही नहीं, आम आदमी और कांग्रेस के तो थे ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कि उनके खिलाफ बोलते बोलते या उनकी नापसंदी को बोलते बोलते जाहिर करते करते आप ये भूल जाते हैं कि आप स्वयं कितना गलत दिखा रहे हैं अपने आप को। प्रोफेसर नीरज जैन बड़े हैं मेरे से, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं कटाक्ष के तौर पे एक मजाकिया बात कह रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से प्रोफेसर नीरज जैन को ना अपने खोए हुए बाल वापस मंगवाने चाहिए, क्योंकि शायद उनकी याददाश्त भी चली गई उसके साथ। वो इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी की रैली, माननीय बाल्यकाल से नेहरू जी की रैली, माननीय बाल्यकाल से राजीव गांधी जी की रैली, सोनिया जी की, मनमोहन जी, अच्छा वैभव जी, इन सब की तो वैभव जी एक सुन लीजिए, एक पुरानी कहावत है, आपने मजाक के रूप में कही, हम भी आपको बता देते हैं, वो गंभीरता वाली बात है। कहा जाता है कि जब किसी के सर पे बाल नहीं होते वो उसके अनुभव को दर्शाता है। वो वाली शायद भूल गए होंगे आप। क्या बात है, मैं बता देता हूँ, भूल गए होंगे शायद, वो किताबों या पन्नों से हट गए होंगे ना। नहीं, थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, मेरी गुजारिश ये है कि पर्सनल होने की बजाय अगर हम मुद्दे पर हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं अच्छी डिबेट करें, तो अच्छी डिबेट मुझे लग रहा है अगर रिपोर्ट कार्ड पे बात हो तो ज्यादा अच्छा है। सामाजिक तौर पे जिसके सर पे बाल नहीं होते, जो गंजा होता है, उसको कहते हैं बहुत अमीर आदमी होता है, और जिसके बाल सफेद होते हैं उसको कहते हैं एक्सपीरियंस वाला। देखो अपन सामाजिक तौर पे बात कर रहे हैं, मजाक की तौर पे बात कर रहे हैं, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। लेकिन इसको अपने को अगर आपने छेड़ा है तो मैंने कहा मैं भी छेड़ दूं थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा है कि बाकी रैलियां तो भूल ही गए अपन बाल्यकाल से, उनके बाल्यकाल से भी, मेरे बाल्यकाल से भी, और आपके तो थे ही, बाकी सबके हमारे बाल्यकाल से, है ना। तो क्या है कि एक इंसान को इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए जिसकी नफरत का कोई वजह ना मिले। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, इसीलिए तो हम आपसे बोल रहे हैं। भारतीय विपक्षी दल भी आपको ये बोलते हैं कि सर्टिफिकेट सारे आप ही बांट दो। अभी अरे शिक्षा नीति में इसीलिए बदलाव है कि हर तरह से सर्टिफिकेट कौन किसको कितना गलत बोल लेता है, हम अच्छे आप खराब, ये सारे आप ही चीजें तय कर लो। सर्टिफिकेट नहीं मांगा आपने, तो आप तो हमको जनता ही नहीं समझते सर। मैं तो एक राजनीतिक कटाक्ष कर रहा हूँ, हल्के माहौल पे बात कर रहा हूँ, कोई आपस में नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। मतलब अब ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ अगर नीरज जी को बुरा लग गया हो मेरे से, लेकिन आपने बड़े दूर तक का मैसेज दे दिया, आपने हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री तक की बात कह दी, वो भी हमारी। अपने को नफरत नहीं करनी चाहिए, अगर किसी से नफरत भी करी जाए तो एक विदिन 1 2 3 4 5 ठीक है, मुद्दे पे आ जाए, करनी चाहिए, मुद्दे पे आ जाए। अब आ जाए अपन कांग्रेस के भाई साहब हैं हमारे, अभिमन्यु जी मेरे अच्छे, हम लोग अक्सर एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहते हैं डिबेट पे, खासकर आपकी डिबेट पे। तो उन्होंने बोला, आपने उनसे बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि भैया जनता के बीच जाएंगे, नहीं वो क्या अपने भोजपुरी में क्या बोलेंगे, जनता के बीच जाओगे, है ना। तो वो क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जनता के बीच जाएंगे तो इनका दृष्टि पत्र कहाँ है, विजन डॉक्यूमेंट, उसकी हिंदी दृष्टि पत्र होता है। हमारा तो पब्लिक में पर्चे बांटे जा रहे हैं, लेकिन इनका तो प्रदेश के हेडक्वार्टर से बात कर लो तो वहां नहीं है, इनके खुद के पास नहीं है, अभी व्हाट्सएप में भी नहीं आया, है ना। और आप इनके केंद्रीय हेडक्वार्टर में बात कर लो तो नहीं आया, है ना। तो जिस पार्टी का दृष्टि पत्र ही नहीं है, उस पार्टी का बेचारा प्रवक्ता बैठ के क्या ही उसको बचाएगा। तो पहली बात तो ठीक है। उसी तरह अब आप आ जाओ आम आदमी पार्टी पे। अब आम आदमी पार्टी पे संगीता जी के साथ हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है डिबेट। अरे आपकी तो बी टीम कही जाती है ना आम आदमी पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तो बी टीम कही जाती है, की आहट होती ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें मैं बताऊं आपको, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पॉल्यूशन में झोंका, लेकिन वो दिल्ली में पॉल्यूशन आम आदमी पार्टी की गलती थोड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जब तक, पंजाब में जब तक सरकार नहीं बनी थी तब तक, मैं आपको कोट कर रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली के खेतों में
पूसा में डेवलप किया गया बायोकेमिकल छिड़का था दिल्ली के खेतों में। भाई अरविंद केजरीवाल को कोई बुला के ये दिखा दे, आज मेरे को संगीता जी दिखा दे कि दिल्ली में खेत है कहाँ, मजा आ जाओ। मतलब मैं तो खेतों में जाके छुपना चाहूं लोटा लेके, जैसे हमारे बहुत कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं, है ना, क्योंकि वो देश को आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। अब हमारे अभिमन्यु जी ने बोला हिमाचल में खेत है, से युवा अभिमन्यु जी ने बोला हिमाचल में खेत है वैभव जी, कर रहे हैं, तो मैं उस पर एक राजनीतिक प्यारा सा हंस के कटाक्ष करता हूँ। अभिमन्यु भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इसीलिए तो हमने बुलेट ट्रेन बनाई। नहीं हिमाचल में खेत है, से पलायन कर जाओ। हिमाचल में खेत है वैभव जी, हिमाचल में तो खेत होंगे ना। नहीं हिमाचल में पॉल्यूशन की बात नहीं है ना, अपन खेतों की बात, लेकिन वहाँ किसानों की तो बात है ना, किसान तो होगा ना वहाँ पर। हाँ कर रहे हैं ना, तो किसानों में ऐसा है। अब अपन बात करें भाजपा के दृष्टि पत्र को अगर उठा के देखा जाए तो हमने 10 विजन डॉक्यूमेंट में, दृष्टि पत्र में 10 पॉइंट पिछली बार बोले थे, ठीक, और हमारे मुख्यमंत्री से लेकर सचेतक तक सभी लोगों ने ये स्वीकारा है कि हमने उस 10 में से 6 पॉइंट किए हैं, 2 लटके हुए हैं और 2 नहीं हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम उस दृष्टि पत्र को एनहांस करके बता दीजिए 6 पॉइंट, एक 5 साल का दृष्टि बता दीजिए 6 पॉइंट, 4 चीजें और जोड़ी, 6 पॉइंट बता दीजिए और जोड़ी उसमें जनता के बीच में रखा, 6 पॉइंट बता दीजिए कि देखिए हमारी मंशा साफ है, हम ना तो करप्शन कर रहे हैं। 6 पॉइंट बता दीजिए वैभव जी, ताकि हम अभिमन्यु जी से सवाल ले लें। हाँ क्या कह रहे हैं? 6 पॉइंट बता दीजिए, हम अभिमन्यु जी से सवाल ले लेंगे, इन्हीं आंकड़ों को लेके पहुंच जाएंगे। देखिए कम से कम 6 काम तो पूरे किए। 6 पॉइंट तो जनता बताएगी ना। आप देखो, आप हम बात कर रहे हैं बिजली पानी, ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, ये भी जनता बताएगी। सम्मान है, नहीं आपकी बात का सम्मान है। तो आप भी तो, आप प्रवक्ता के तौर पर बैठे, आप भी तो कुछ बताओगे ना। अरे बिल्कुल अभी वो क्या है ना कि अपन 10 तारीख पे बैठे ना, आज आखिरी पड़ाव था, तो आज मैं क्या है कैंपेनिंग कर नहीं सकता, है ना, नहीं तो मैं आगे बढ़ के बता देता। बट कोई बात नहीं, आपकी बात का सम्मान है, आपके प्रश्न का सम्मान है, ठीक है। अब आप देखें, बिजली पानी की समस्या से दूर हुआ, डिजिटाइजेशन हुआ, सड़कें बनी, टूरिज्म पे काम हुआ, सिक्योरिटी बढ़ी, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया गया। सबसे बड़ी बात, हिमाचल में एक बहुत बड़ा इशू था लैंड रिकॉर्ड्स का, डिमार्केशन और लैंड रिकॉर्ड्स का, उस पे काम हुआ। पुलिस रिफॉर्म्स पे काम हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे काम हुआ। तो अब आप लिस्ट अगर मेरे को बताएंगे तो फिर वो कैंपेनिंग के बराबर हो जाएगा। आप देखिए 6 बजे बंद होगी कैंपेनिंग, तो ये गलत बात है। आप मेरे को भारत का संविधान वायलेट करने के लिए कह रहे हैं, तो ये नहीं है सही बात, जनता के बीच में बता दिया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर जनता के बीच अपन जाए तो मूलभूत मुद्दों के लिए जाए। मूलभूत मुद्दे यानी उसकी बैकिंग होनी चाहिए स्ट्रैटेजी से, कि मेरे को यदि एक टाई पहननी है तो मैं उसकी नॉट कैसे बांधूंगा, ब्रिटिश नॉट बांधूंगा, अमेरिकन नॉट बांधूंगा, इंडियन नॉट बांधूंगा, कंठ लंगोट पहनना है तो वो कौन सा कंठ लंगोट पहनूंगा, किस कलर का पहनूंगा, वो एक स्ट्रैटेजी होती है, तभी तो मैं जाके उसको खरीद के लाऊंगा और पहनूंगा। सही बात, ठीक बात। तो वो स्ट्रैटेजी नहीं है बाकी अन्य दलों के पास। भाजपा एटलीस्ट अपनी मंशा तो दर्शाती है। ठीक है, कई बिंदु बता दिए। अभी गुजरात में भी जाना है, इसलिए हमने पूछ लिया, क्योंकि हो सकता है यहाँ से गुजरात में आपको काम आ जाए, चाहे कंठ लंगोट बांधे, किस तरह का बांधे, ये तो वहां की जनता भी आपको बताएगी। जी बिल्कुल। अभिमन्यु जी से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आपने जो बिंदु गिना दिए उस पर हम पूछ ले रहे हैं। अभिमन्यु जी, वैभव जी निश्चिंत है, वो कह रहे हैं जनता बता देगी कि हमने क्या काम किया। कुछ बिंदु उन्होंने बता भी दिए, आप भी बता दो कि सिर्फ खामियां जो है वो बीजेपी की हैं, आपकी कुछ खामियां हैं वहां पर। अग्रवाल जी की बात सुन के मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कहाँ तो तैता चरागा हर घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए, नौकरियां नहीं है, पेट में रोटी नहीं जा रही, भूख बढ़ रही है, नौजवानों की उम्र बढ़ रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। महंगाई का आलम यह है कि जब आदमी घर से बाहर जाता है और बच्चा जिद करने लगता है कि मुझको नए कपड़े दिला दो, पिता जेब में हाथ डालता है तो जेब फटी हुई मिलती है। ये आलम सबके साथ हो रहा है। प्राइवेट नौकरियां घट रही है, इनकी सरकार में हुआ है। देखिए टूरिज्म चौपट हो गया, ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, बस का किराया महंगा, ट्रेन का किराया महंगा, हवाई जहाज का किराया महंगा, और महंगाई तो डायन के तौर पर आ चुकी है। टूरिज्म पूरा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। हिमाचल से प्लान हो रहा है, हिमाचल में बुलेट ट्रेन की पता नहीं कहां से बात कर रहे थे। किसानों की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए कि एक लॉबी लगा दी गई है जो सेब किसानों का सेब नहीं लाने दे रही है। ट्रांसपोर्टर जो है उनके ट्रक रास्ते में रोके गए और साथ में एनओसी क्लियर नहीं की गई। 22 विधानसभा पड़ती है विधानसभाओं में, जहां सेब किसान मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है।
ओल्ड पेंशन के साथ आज कांग्रेस खड़ी हुई है, कह रही है हम पेंशन देंगे, लेकिन ये विरोध कर रहे हैं। अरे जहां 1950 से दी जा रही थी, जब भूखमरी थी देश में, रोटी नहीं होती थी, फैक्ट्री नहीं थी, जब देश कंगाल भी माना जाता था, जब से दे रहे थे, आज ये देना नहीं चाहते। ठीक है, जवाब ले लेते हैं वैभव जी, फिर हम जाएंगे संगीता के पास। इनके पास वैभव जी, इतने सारे मुद्दे गिना दिए, जवाब चाहिए। अभी क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो ये कह रहे थे कि चप्पल में चलने वाला जिस दिन हवाई जहाज में चल जाएगा बहुत ठीक रहेगा। करेक्ट। तो अब दिक्कत ये है ना कि अब अगर अन्य दल ये बोलते हैं कि नौजवान पलायन कर रहे हैं हिमाचल से, भाई साहब हिमाचल हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो हिमाचल अपने आप आगे बढ़ेगा। हर इलाके की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों के हिसाब से जाएगा। अगर तो रुपया कहाँ का है? एक मिनट है, रुपया कहाँ की करेंसी है सर? हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान की है ना सर, हालत क्या है उसकी? उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है आप बताएं ना मेरे को, 3 पॉइंट बताएं। अच्छा, पिछली सरकारों में आ रहा था? नहीं, पिछली सरकारों में आ रहा था। 3 पॉइंट बताएं। अरे पिछली सरकारों में आ रहा था ना सर? कौन बताएगा पैनल पे? हाँ, नहीं, पिछली सरकारों में आ रहा था ना। डॉलर का यूज ज्यादा। अरे सर, पिछली सरकारों में आ रहा था ना। 3 पॉइंट 82 हो गया। एक मिनट नहीं, रुपया 82 हो गया, उसके क्या इम्पैक्ट आया? ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अरे कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको। रुपया बढ़ता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए, 3 पॉइंट बता रहे हैं, मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ। रुपया गिरता जा रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है भाई? किसी को नहीं पड़ रहा। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कितने हो गए? पुरानी सरकारों में 5 रुपए बढ़ जाए तो दिक्कत थी, और क्या क्या कहा गया, लेकिन अब शायद कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। किस पे असर पड़ रहा है? गैस सिलेंडर कितने का था, कितना हो गया? सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही, कितने का हो गया सिलेंडर? मिल रहे हैं मुफ्त लोगों को? इस पे कोई बात नहीं होगी। फर्क किस पे पड़ रहा है सर? किस पे फर्क पड़ रहा है? आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईना दिखाया कि नहीं दिखाया? अग्रवाल साहब, यही मुद्दा है ना भाजपा का। एक मिनट रविंद्र, अभिमन्यु भाई, मैं 1 मिनट रविंद्र जी के प्रश्न का उत्तर दूं। 1 मिनट। देखिए रविंद्र भाई, आप तो पढ़े लिखे हैं, तो मैं बताऊं आपको कि आप जब पेट्रोल 50 रुपए लीटर देती थी दूसरी सरकार, तो वो उस पे 70 रुपए की सब्सिडी रखती थी, यानी आपसे और मेरे से 2 बार टैक्स लेती थी, वसूलती थी। मैं आपसे टैक्स एक ही बार ले रहा हूँ, आपको इस्तेमाल करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो मत करिए, ठीक है। गैस सिलेंडर पे भी सब्सिडी थी। आज की तारीख में गैस सिलेंडर की सब्सिडी आपके बैंक में आती है, जो बीपीएल होता है उसको। दूसरी बात, जो 1 रुपया सरकार देती है सब्सिडी में, जिस भी मुद्दे पे दे रही है बीपीएल के लिए, वो नीचे 1 रुपया ही पहुंचता है। 1 रुपये में से 10 पैसे नहीं पहुंचते, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है बात, है ना। तो अपन इन चीजों में ना जाए तो नहीं। और आप तुलना, 2 करोड़ का कोई कैसे 12 लाख लगे, कार्रवाई करेगा तो मैं उस पड़ोसी देशों से भी तुलना हो जाती है सर। अग्रवाल बांग्लादेश और अगर पाकिस्तान में चले जाए ना, तो वहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत देख लीजिए ना जरा। बाकी देशों से तुलना नहीं हो सकती। और आप कहते हैं कि ठीक है, तुलना करिए, वो तो कह रहे हैं, राज्य तो ये कह रहे हैं जीएसटी लेते हैं तो उनका पैसा तो वापस करो कम से कम। वो तो ये भी आरोप लगाते हैं, आम आदमी पार्टी ने कई बार आरोप लगाया। मैं आपसे, आम आदमी पार्टी की तो अपन बाद में बात करेंगे, आप तो पहले मेरी बात कर लो। हाँ। मेरी सरकार को कटघरे में खड़ा करो, मैं तो कह रहा हूँ आपको। मैंने तो आपसे पूछा, आप उसका जवाब कहाँ दे पा रहे हो? आप कह रहे हो रुपया गिर रहा, किस पे असर पड़ रहा? आप कह रहे हो महंगाई बढ़ रही, किस पे असर पड़ रहा? आप कह रहे हो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किस पे असर पड़ रहा? गैस सिलेंडर बढ़ गए, किस पे असर पड़ रहा? अरे मैं आपसे, आपने मेरे से बोला डॉलर 82 पे हो गया, मैंने आपसे पूछा उसका आपको क्या असर पड़ा 82 पे होने से? आप 3 पॉइंट नहीं बता पा रहे मेरे को। अच्छा, पेट्रोल के दाम मतलब मैं आपको जो चीजें गिना रहा हूँ वो बेकार की हैं सारी, उसके जवाब से बच रहे हो आप। सरकार ने सब्सिडी बंद, आप उसके जवाब से बच रहे हो। नहीं, मैं जवाब से नहीं बच रहा, नहीं दे पा रहे ना। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार ने उस पर सब्सिडी बंद कर दी, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अब पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि अगर भारत में सड़क साफ नहीं है तो आप बोलते हो कि अमेरिका में तो सड़क साफ है, यहाँ की सड़क साफ नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि अमेरिका में पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं है और भारत में से मैं सब्सिडी हटा देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से रेट रख लेता हूँ, तो उसमें आपको दिक्कत है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? 2 नावों में पैर कैसे रख सकता है कोई? या तो आप करोगे या नहीं करोगे, 2 बारों में कैसे अपन चलेंगे? मुझे समझ नहीं आती बात। और आप देखो ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? मैंने आपको ये बोला कि अन्य राजनीतिक दल भाजपा पे इल्जाम लगा रहा है कि भाई साहब नौकरियां नहीं है, यूथ पलायन कर रहा है। यूथ पलायन करके कहाँ जा रहा है? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहा है ना, तो इसका मतलब नौकरियां तो भारत कौन से प्रदेश से कौन से प्रदेश में चला गया जहां पर रोजगार मिल गया उसको बता दीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन,
और टूरिज्म बिजनेस और सबका नहीं होता है। नहीं सर, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, चलिए बहुत अच्छी बात कही आपने। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहा है, ये मान लेते हैं हम, ठीक है भाई, लेकिन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहा है तो कहाँ पर रोजगार मिल रहा है ये तो बता दीजिए। अरे वो दूसरे प्रदेश में जा रहा है तभी तो रोजगार मिल रहे हैं। कौन से दूसरे प्रदेश में गया सर? अरे भाई आपका ही उत्तर ले लो। अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट लगा रहे हो, चाहे जो अन्य दल कह रहे हैं 4 लोगों के हिसाब से लग रहे हैं प्रोजेक्ट, अरे भाई प्रोजेक्ट तो लग रहे हैं 1-1 लाख करोड़ के, रोजगार तो डेवलप हो रहा है, उससे डेवलपमेंट तो हो रहा है, चाहे एक आदमी, वो अलग मुद्दा है। हाँ ये चलिए, आप अभी रोजगार की मुद्दे की बात कर रहे हैं। भाई साहब अडानी के पीछे पड़े रहते हो बेचारे के, जब देखो। अरे सर अभी तो मैंने नाम नहीं लिया, अब आपको इतने चाहते आपने नाम ले लिया उनका, मैंने तो नाम ही नहीं लिया। मैं तो आप सबका साथ सबका विकास के मैं उनसे पूछ ले रहा हूँ। कह रहा हूँ अडानी अंबानी गया गड्ढे में, मैंने नाम ही नहीं लिया सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, वो बड़ा बिजनेस तो तभी करेगा। वैभव जी कंफ्यूज हो गए आप? नहीं मैं कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज हो गए या तो किसी ने छेड़ दिया आपको? अरे ये कंफ्यूज हो गया? लोगों ने, अरे अभिमन्यु भाई ने तो बोला कि 4 लोगों को लेके जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो एक बात कर रहा हूँ, अडानी अंबानी के पीछे पड़े रहते हैं कि अपने दोस्तों को दे दिया, ये कर दिया। खतरा किससे है आपको? अरे भाई रोजगार, आपको खतरा किससे है? आम आदमी पार्टी से है या कांग्रेस से है? क्या नेता? नहीं, खतरा किससे है? मेरे को खतरा अपनी पार्टी से, स्वयं से। अच्छा, मेरे बागी अगर मेरे को परेशान करेंगे तो मैं परेशान होऊंगा। संगीता जी, तो बाकी दोनों तो झाड़ू हैं। संगीता जी, बाकी दोनों झाड़ू उन्होंने कह दिया साफ। देखिए रविंद्र भाई, बहुत ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। 27 साल काम किया है, एक मिनट सुन लीजिए, 27 साल युवाओं को नौकरी। संगीता जी एक मिनट सुन लीजिए, मैं इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता जो वैभव जी ने बोले। वो खैर उनकी अपनी भाषा शैली है, वो यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। निंदनीय बयान है, निंदनीय। हाँ नहीं ये भी मैं नहीं कहता, ये उनकी अपनी सोच, अपने विचार, अपना बयान है। अक्षर ब्रह्मा हमारे यहाँ कहा जाता है क्योंकि अक्षर ही ब्रह्म है। आप जो कहते हैं उसका असर आपके ऊपर वापस लौटकर एक ना एक दिन जरूर आता है। और जनता तो किसी पे भी झाड़ू लगा सकती है, ये तो हर कोई जानता है, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। जैसे मकान में एक एक ईंट कीमती होती है ना सर, वैसे ही हर एक व्यक्ति का एक एक वोट कीमती होता है। और ये चीजें जनता करती है। और बहुत सारे लोगों के घमंड टूटे हैं। ऐसे कभी घमंड इंदिरा जी को भी हुआ था, कांग्रेस को भी हुआ, और आज दुर्गति हो रखी है। हमारा सवाल ये है संगीता शर्मा जी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, उन पे आरोप ये भी लगे कि शिक्षा को लेकर आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की स्थिति क्या है? आप हिमाचल में जब जाएंगे तो हिमाचल की बात करेंगे या दिल्ली मॉडल दिखाएंगे? हिमाचल के लिए क्या करना ये बताइए, गुजरात के लिए क्या करना ये बताइए। कौन सी चीजें आपकी ताकत बनेंगी और बीजेपी की कमजोरी बनेगी? क्योंकि बीजेपी तो अपना काम दिखा रही है, उसको जनता का जनाधार मिल रहा है, वो कह रही है, तो इसमें कोई शक भी नहीं है ना। देखिए रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति बहुत ही विचित्र है और जनता यहाँ इतनी मजबूत है कि वो अर्श से फर्श पे भी पहुंचाती है, और हमने बहुत लोगों को देखा है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली का चुनाव लड़ा, वो दिल्ली की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ उन्होंने मुफ्त बिजली दी। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के लोग जब भी प्रचार के लिए जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में जब मुफ्त बिजली दी तो हम आपको भी मुफ्त बिजली दे सकते हैं। वो उन्होंने करके दिखाया है, क्योंकि दिल्ली में। तो हम गुजरात में भी मुफ्त बिजली का जो हमने वादा किया है उस वादे को हम पूरा करेंगे। पंजाब में हमने उस वादे को पूरा किया है, क्योंकि हमने शिक्षा की बात की। तो आज रविंद्र भाई, आप किसी भी स्टेट के सरकारी स्कूल का कंपेयर दिल्ली के सरकारी स्कूल से कर लीजिए, वहाँ की स्थिति देख लीजिए और दिल्ली के सरकारी स्कूल की देख लीजिए। आप खुद बताएंगे कि क्या फर्क है सरकारी स्कूलों के और राज्यों में और दिल्ली के। तो हम उस चीज को गुजरात में भी करेंगे कि वहाँ शिक्षा की स्थिति जो है, गुजरात के जो सरकारी स्कूल है उनको और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि शिक्षा ही जो है वो बच्चों का भविष्य है और किसी भी राज्य को विकास की ओर आगे लेके जाता है। दूसरी चीज, हमने बात की कि पानी जनता से जुड़ा मुद्दा है, जनता टैक्स देती है, तो कुछ जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा है वो जनता को मुहैया होनी चाहिए। स्वास्थ्य वो हर किसी का अधिकार है। हम गुजरात में भी अस्पतालों की स्थिति को बेहतर करेंगे, उनको फ्री इलाज देंगे जैसे हमने दिल्ली में दिया है। तो आम आदमी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है रविंद्र भाई, हिमाचल में भी हम वही करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर राज्य की जरूरत है, हर व्यक्ति की जरूरत है। और देखिए, आम आदमी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो ये कहने का मादा भी रखती है कि अगर हमने 5 साल काम किया है तो आप हमें वोट देना, वरना हमें वोट मत देना। जब हमने दिल्ली में 5 साल काम किया तो हमने ये तो अन्ना हजारे से भी वादा किया था ना अरविंद केजरीवाल ने, मंच से कहा हम तो राजनीति में जाएंगे ही नहीं, हम आ गए।
देखिए राजनीति में और एक संगीता जी और एक बात याद दिला दूं कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छे, लेकिन उसके लिए आपने सुन लीजिए, उसके लिए तो आपने अपने उन लोगों को का भी साथ छोड़ दिया जो आपके लिए शुरुआत से थे, फाउंडर मेंबर थे, सबको किनारे लगा दिया धीरे धीरे आपने। किनारे नहीं लगाया, देखिए वो रहना चाहते तो कोई किसी को मना ही नहीं है। अभी मेरे को नहीं लगेगा कि आम आदमी पार्टी में मुझे सही लग रहा है कुछ है तो मैं छोड़ के जाऊंगी, तो ये आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, सबकी अपनी ये व्यक्तिगत राय है कि वो कहाँ रहना चाहता है। लेकिन आप कह रहे हैं पंजाब का अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उत्तराखंड का भी ले लें, आपके तो सीएम पद का जो चेहरा था वही गायब हो गया। देखिए तो आप एक राज्य का उदाहरण देके पूरे राज्य में सरकार तो नहीं बना लेंगे ना। नहीं, देखिए हर जो राजनीतिक पार्टी है उसका अधिकार है चुनाव लड़ना। वहाँ की जनता उस राजनीतिक पार्टी को कैसे लेती है, उसके मुद्दों को कितना समझती है और कितना चाहती है, कितना ये बीजेपी की कमियां गिनाएंगे, अपनी ताकत बनाएंगे। बीजेपी कह रही है हमारी कोई कमी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी कि क्या क्या कमियां रह गई हैं। प्रोफेसर नीरज जी, ठीक है वक्त कम है संगीता जी। प्रोफेसर नीरज जैन जी, आपने तीनों वक्ताओं को सुना, आप पर तो कटाक्ष भी हो गया, तंज भी हो गया, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? बीजेपी जो सोच रही है कि हमारी ताकत ये है, वो उसकी ताकत बन पाएगी? क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पूरे दुनिया की नहीं देश की भी नजर है और दुनिया की भी नजर है, कुछ ऐसे भी मुद्दे बने। गुजरात एक व्यावसायिक नगरी है और जो कटाक्ष उन्होंने किया वो कोई दिक्कत नहीं, आने जिस वक्त वो मेरी एज बनाएंगे शायद उनके कुछ भी नहीं बचेंगे किसी प्रकार का, ये तो छोड़िए। और ये सबकी सोच होती है अपनी अपनी। मेरा तो एक ही मानना है कि इन्होंने 49.16% वोट लेके 99 सीटें हासिल की थी विगत चुनाव में, ठीक है। 41.4% वोट लेकर के 77 सीटें हासिल की थी कांग्रेस ने। इस वक्त स्थिति जो जितनी भी ये बता रहे हैं, अभी 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 आप इसको देखिएगा और अन्य टीवी पे आपको मिल जाएगा, आपके पास जानकारी होगी। इन्होंने 182 में 99 टिकट पाए और 99 टिकट में से 38 विधायकों के सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए। आप बात सुनिएगा, 38 विधायकों के टिकट काट दिए। इसका मतलब टिकट आपने इस आधार पर काटा कि वहां पर विकास नहीं किया उन्होंने। तो ये 38 विधायक जो इन्होंने बात कही, वैभव जी ने बहुत अच्छी कही कि इनको अपने से डर है। अपने से डर नहीं, आप बहुत डरिए क्योंकि आप बहुत बोलते हैं और मद का अहंकार का सर्वथा नाश हुआ है। देखिए आप कभी किसी को छोटा नहीं समझ सकते और कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। यकीन मानिए जो 38 विधायकों के टिकट कटे हैं, खास तौर से इन्होंने ओरेवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार नहीं किया। वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वहां फोटो खिंचवाता है, मोरबी पुल हादसे का आरोपी, और मोरबी उसको साथ कुछ नहीं किया। मोरबी का जो सिटी विधायक था उसका टिकट काट दिया। ये तो सिर्फ मजाक करते और ये समझते हमने जो कहा वो सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप ये जान लीजिए अभी जैसे इन्होंने संक्षेप में बात ये करते कुछ नहीं है लेकिन गाल बहुत बजाते हैं। इनका पिछला मैनिफेस्टो और वर्तमान मैनिफेस्टो देख लीजिए, चाहे भारत सरकार का, लोकसभा का, चाहे विधानसभा का, उसमें दोनों में कोई तारतम्यता नहीं होगी। और 38 जो विधायक के टिकट काटे हैं, निश्चित तौर पर ये गुजरात की राजनीति को उलट-पलट करके रख देंगे। और ये जैसा कि बैठी है संगीता शर्मा मैम, इनकी भी पार्टी कुछ ना कुछ डंका जरूर बजाएगी और जो डंका बजेगा ये माना जाता है कि सत्तारूढ़ दल के, वो तो समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, अभिमन्यु जी, और आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जनता जनार्दन है, कौन झाड़ू लगाएगा, किसका हाथ थामेगी जनता, किस पर झाड़ू फेरेगी देखना होगा, किसका फूल खिलाएगी, ये तीनों ही बातें हैं। लेकिन सब सामने आ जाएगा जो भी किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हौसलों के साथ चुनाव में उतरी है। उसका कहना है हमने काम किया है, सबका साथ सबका विकास किया है, रिझा पाएंगे। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और कुछ लोकल मुद्दे भी हैं, और पेंशन खासकर बड़ा हथियार के रूप में लाई है। आम आदमी पार्टी किसको चोट पहुंचाएगी ये भी देखने वाली बात है, कांग्रेस को या बीजेपी को, सबकी नजर बन रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।